जय हिंद फ्रेंड, हिंदी और पैड में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम चलिए करते हैं यूजीसी नेट के द्वारा जो जून 2021 में परीक्षा कंडक्ट कराया गया था उसका पेपर सॉल्व करते हैं। इसके प्रीवियस के भी अगर देखेंगे पेपर हमने 2 पेपर पहले सॉल्व कराया है, बाकी ये कंटिन्यूअस जितने भी सेट हमें मिलेंगे पुराने वो सारे ही करवाए जाएंगे। तो ये समझिए कि आपका जो दिसंबर वाला पेपर होने वाला है उसके लिए रामबाण साबित होने वाला है। तो आप बिल्कुल प्रैक्टिस सेट बहुत अच्छे से लगाइए। साथ ही जो चैनल पे आपको 13,000 समथिंग प्रश्नोत्तरी प्रोवाइड की गई है तो वो सीरीज भी कंटिन्यूअस ज़रूर देखिए। उसमें बहुत सारे क्वेश्चन जो है आपको देखने को मिलेंगे हिंदी साहित्य से रिलेटेड। तो चलिए, ये जो प्रश्न पत्र है प्रथम पाली में हुआ था, ये विश्लेषण सहित हम व्याख्या के साथ जो है यहाँ पे प्रश्न का जो है वो विश्लेषण करेंगे। तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन जो आया था, चंद्रबरदाई ने पृथ्वीराज रासों में निम्नलिखित में से मुख्यतः किस छंद का प्रयोग किया है। तो चंद्रबरदाई के द्वारा जो पृथ्वीराज रासो है उसमें निम्नलिखित में से कौन सा छंद का प्रयोग किया गया है। अरिल, पधड़िया, कवित, सवैया। तो देखिए जो चंद्रबरदाई ने पृथ्वीराज रासो उनके द्वारा लिखा गया है उसमें मुख्यतः कौन सा, तो कवित जो है कवित छंद का प्रयोग किया गया है। तो इसको ध्यान रखना है, चंद्रबरदाई का पृथ्वीराज रासो उसमें मुख्यतः कवित छंद का प्रयोग किया गया है। पृथ्वीराज रासो में कुल कितने छंद हैं, तो 68 छंदों का प्रयोग किया गया है, जिनमें दोहा, कवित, छप्पे, तोमर, त्रोटक, गाहा। चंद्रबरदाई को क्या कहते हैं, छप्पे छंद का विशेषज्ञ मानते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने चंद्रबरदाई को हिंदी का पहला कवि तथा पृथ्वीराज रासो को प्रथम महाकाव्य माना है। तो कुल मिला के देखें चंद्रबरदाई के बारे में और उनके पृथ्वीराज रासों से संबंधित हमें कि वो कवित छंद का प्रयोग उन्होंने पृथ्वीराज रासों में किया है। कुल 68 प्रकार के छंदों का इसमें इस्तेमाल किया है, बाकी जिनमें दोहा, कवित, छप्पर, तोमर, त्रोटक ये सभी आते हैं। और चंद्रबरदाई को ही छप्पे छंद का विशेषज्ञ कहते हैं। और शुक्ल जी ने जो है चंद्रबरदाई को हिंदी का पहला कवि तथा पृथ्वीराज रासों को प्रथम महाकाव्य माना है। सेकंड क्वेश्चन है कि कविता क्या है। कविता क्या है, निबंध चिंतामणि के किस भाग में संकलित है। चिंतामणि भाग 1, चिंतामणि भाग 2, चिंतामणि भाग 3, चिंतामणि भाग 4। तो कविता क्या है, निबंध जो है शुक्ल जी का बहुत ही प्रसिद्ध निबंध है और ये जो है चिंतामणि भाग 1 जो है उसमें संकलित है। चिंतामणि निबंध 4 भागों में विभक्त है। कितने भागों में, 4। चिंतामणि भाग 1 के संपादक शुक्ल जी हैं। चिंतामणि भाग 1 में संकलित निबंध कौन से हैं, तो निबंध उसमें जो भाग 1 में है उसमें भाव या मनोविकारी संबंधी, उत्साह, श्रद्धा और भक्ति, करुणा, लज्जा और ग्लानि, लोभ, प्रीति, घृणा, ईर्ष्या, भय, क्रोध आदि। शुक्ल का चिंतामणि भाग 1 प्रथमतः विचार वीथी नाम से 1930 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। तो किस नाम से, 1930 में प्रथमतः विचार वीथी नाम से प्रकाशन में आया। प्रभाववादी आलोचना के संबंध में सही तथ्य कौन सा है, तो यहाँ पे देखना है प्रभाववादी आलोचना के संबंध में सही तथ्य कौन से हैं। प्रभाववादी आलोचना में अवचेतन मन का महत्व होता है। पदम सिंह शर्मा की आलोचना पद्धति प्रभाववादी आलोचना है। आलोचक स्वयं एक प्रकार की रचना करने लगता है। सहृदय आलोचक काव्य कृति को पढ़कर प्रभाव ग्रहण करता है। तो यहाँ पे जो प्रभाववादी आलोचना उसके संबंध में कहा जा रहा है कि कौन सा तथ्य सही है। तो यहाँ पे देखिए जो प्रभाववादी आलोचना उसके संदर्भ में बात करें तो पदम सिंह शर्मा की आलोचना पद्धति प्रभाववादी आलोचना है। पदम सिंह शर्मा द्वारा जो आलोचना पद्धति उनकी प्रभाववादी आलोचना है तथा सहृदय आलोचक काव्यकृति को पढ़कर प्रभाव ग्रहण करता है। यह तथ्य प्रभाववादी आलोचना के संबंध में सही है। प्रभाववादी या आत्म प्रधान आलोचना के प्रमुख तथ्य, तो भावुकता का महत्व, विषय वस्तु की अपेक्षा भाव की प्रधानता। प्रभाववादी समीक्षक एक प्रकार के साहित्यिक सत्य, असत्य, विवेक, बुद्धि में विश्वास रख अपनी रुचि को अंतिम प्रमाण मानते हैं। पदम सिंह शर्मा तथा शांतिप्रिय द्विवेदी हिंदी के प्रमुख प्रभाववादी समीक्षक हैं। तो हिंदी में प्रमुख जो है पदम सिंह शर्मा तथा जो शांतिप्रिय द्विवेदी हैं, पदम सिंह शर्मा, शांतिप्रिय द्विवेदी, ये हिंदी के प्रमुख प्रभाववादी समीक्षक में आते हैं। निम्नलिखित में से देखा जाए तो कौन चंदन बाला रास के रचयिता हैं। यहाँ पे बात करें कि निम्नलिखित में से कौन चंदन बाला रास के रचयिता है। जिनधर्म सूरी, मुनिजन विजय, सुमतिगढ़, आशुगु। तो यहाँ पे देखिए चंदन बाला रास के रचयिता है आशुगु। चंदन बाला रास के रचयिता हैं आशुगु। इनके द्वारा रचित अन्य ग्रंथ है जीव दया रास। अन्य रचनाएं एवं रचनाकारों के बारे में इनकी बात करें तो यहाँ पे और भी रचना और रचनाकारों का नाम दिया गया है, जैसे नेमिनाथ रास, तो मुनि समतगढ़ी, रेवंत गिरि रास, विजय सेन सूरी, श्रावकाचार, देवसेन, स्थूलिभद्र रास, जिन धर्मसूरी। तो नेमिनाथ रास, मुनि समतगढ़ी, रेवंत गिरि, विजय सेन सूरी, श्रावकाचार, देवसेन, स्थूलिभद्र रास, जिन धर्मसूरी।
प्रकाशन वर्ष के अनुसार निम्नलिखित रचनाओं का सही अनुक्रम क्या है? मध्यकालीन बोध का स्वरूप, हिंदी साहित्य का आदिकाल, कबीर, हिंदी साहित्य की भूमिका। तो प्रकाशन वर्ष के अनुसार निम्नलिखित रचनाओं का सही अनुक्रम क्या है? पहले कौन सा आता है, इसके बाद कौन सा आता है? तो ये जो है प्रकाशन वर्ष के अकॉर्डिंग देखे तो जैसे हिंदी साहित्य की भूमिका द्विवेदी जी द्वारा लिखा गया है, और फिर कबीर कब लिखा गया, हिंदी साहित्य का आदिकाल कब लिखा गया। तो प्रकाशन वर्ष के अनुसार देखें तो हिंदी साहित्य की भूमिका जो है हजारी प्रसाद द्विवेदी के द्वारा जो लिखा गया था 1940 में, और कबीर जो है 1941 में, हिंदी साहित्य का आदिकाल करके 1952 में लिखा गया, और मध्यकालीन बोध का स्वरूप 1970 में। तो हिंदी साहित्य की भूमिका का टाइम क्या हो गया? 1940। कबीर का जो समय है 1941, हिंदी साहित्य का आदिकाल का समय 1952, मध्यकालीन बोध का स्वरूप 1970 में। निम्नलिखित में से किस उपन्यास में ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा भारत के आर्थिक शोषण और लूट का यथार्थ चित्रण है? इसमें से बात करना है कि निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा उपन्यास है, किस उपन्यास में ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा भारत का जो आर्थिक शोषण हो रहा है और लूट हो रहा है उसका यथार्थ चित्रण देखने को मिलता है? तो ये परीक्षा गुरु में। परीक्षा गुरु उपन्यास में ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा भारत के आर्थिक शोषण और लूट का यथार्थ चित्रण है। परीक्षा गुरु 1882 ईस्वी उपन्यास के लेखक कौन है? परीक्षा गुरु के श्रीनिवास दास हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने परीक्षा गुरु को अंग्रेजी के ढंग का हिंदी का पहला मौलिक उपन्यास माना है। तो यहाँ पे परीक्षा गुरु उपन्यास में ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा भारत का जो आर्थिक शोषण और लूट है उसके बारे में चित्रण है। परीक्षा गुरु 1882 ईस्वी उपन्यास के लेखक कौन है? श्रीनिवास दास है। हाय रुक गया यही संसार बना, सिंदूर अनल अंगार, वात हित लतिका वह सुकुमार, पड़ी है छिन्नाधार। इस काव्यांश का प्रतिपाद्य क्या है? हाय रुक गया यही संसार बना, सिंदूर अनल अंगार, वात हत लतिका व सुकुमार, पड़ी है छिन्नाधार। इस काव्यांश का अगर काव्य के अंश का प्रतिपाद्य देखें तो है कि पुरुष के बिना स्त्री का कोई अस्तित्व नहीं है। हाय रुक गया यही संसार बना, सिंदूर अनल अंगार, वात हत लतिका व सुकुमार, पड़ी है छिन्नाधार। काव्यांश का प्रतिपाद्य है कि पुरुष के बिना स्त्री का कोई अस्तित्व नहीं है। उक्त काव्य पंक्तियां सुमित्रानंदन पंथकृत जो परिवर्तन है उससे उद्धृत है। प्रकाशन वर्ष के अनुसार देखा जाए तो निम्नलिखित उपन्यासों का सही अनुक्रम क्या है? शेखर एक जीवनी, तमस, बाड़भट्ट की आत्मकथा, मैला आंचल। तो यहाँ पे देखिए अगर हम क्रमशः प्रकाशन वर्ष के अनुसार बात करें तो शेखर एक जीवनी, तमस, बाड़भट्ट की आत्मकथा, मैला आंचल, हमें यहाँ पे क्रमशः इनका समय से लगाना है। तो जैसे शेखर एक जीवनी अज्ञे के द्वारा 1940 में पहला पार्ट आया था, 44 में दूसरा पार्ट आया। बाड़भट्ट की आत्मकथा हजारी प्रसाद द्विवेदी के द्वारा 1946 प्रकाशन वर्ष, मैला आंचल फणीश्वरनाथ रेणु के द्वारा 1954, और तमस भीष्म साहनी के द्वारा 1973। तो शेखर एक जीवनी 1940 और 44, बाड़भट्ट की आत्मकथा द्विवेदी हजारी प्रसाद द्विवेदी के द्वारा 1946, मैला आंचल फणीश्वरनाथ रेणु 1954, तमस भीष्म साहनी 73। सूची 1 को 2 से सुमेलित करना है। प्लेटो, बिम्सार्ट, डब्ल्यू के, और यहाँ पे और भी क्रमशः दिया है कॉलरिज, फ्रेक रेमंड लिविश, लेक्चर्स ऑन शेक्सपियर और लिटरेरी क्रिटिसिज्म। यहाँ पे देखिए सुमेलित करना है पाश्चात्य समीक्षक और उनके ग्रंथों के साथ जो है सुमेलित करना है। तो जो प्लेटो है, प्लेटो के द्वारा कि प्लेटो ने जो ग्रंथ लिखा यॉन, बिम्सार्ट डब्ल्यू के लिटरेरी क्रिटिसिज्म में शॉर्ट हिस्ट्री, कॉलरिज के द्वारा लेक्चर्स ऑन शेक्सपियर, फ्रैंक रेमंड लिविश के द्वारा द ग्रेट ट्रेडिशन। निम्नलिखित में से किस आचार्य ने रीति का एक अवंती को माना है? तो रीति का एक अवंती को किसने माना है? भोजराज ने, आचार्य भोजराज ने रीति का एक भेद किसको माना है? तो आचार्य भोजराज ने रीति का एक भेद अवंती को माना है। रीति संप्रदाय के प्रवर्तक आचार्य वामन है। इन्होंने रीति को काव्य की आत्मा माना है। इनके अनुसार विशिष्ट पद जो रचना है रीति है। आचार्य वामन ने रीति के कितने भेद किए? तो आचार्य वामन ने रीति के 3 भेद किए हैं, वैदर्भी रीति, गौड़ी रीति, पांचाली रीति। भारत दुर्दशा के आखिरी अंक में, भारत दुर्दशा जो है, भारत दुर्दशा की बात करें तो भारत दुर्दशा के आखिरी अंक में भारत भाग्य करता है। तो भारत भाग्य क्या करता है? भारत भाग्य भारत को जगाता है। भारत दुर्दशा का अगर देखें आखिरी अंक में भारत भाग्य को जगाता है। भारत दुर्दशा नाटक के लेखक कौन है? भारतेंदु हरिश्चंद्र। इस नाटक में कुल 6 अंक हैं। 6वें अंक में भारत भाग्य ने केवल एक पात्र का संवाद एवं कार्य व्यापार चित्रित किया है। भारत का लंबा गीतात्मक संवाद भारत के गौरव में अतीत एवं वर्तमान दोनों को समेटता है। भारत भाग का आत्मधिकार करुणापूर्ण, अंततः वह छाती में चाकू भूखकर आत्महत्या कर लेता है। निम्नलिखित में अस्तित्ववाद की विशेषताएं हैं। जीवन की निरर्थकता का बोध, जीवन की सार्थकता का बोध, मृत्यु बोध,
परंपरा के प्रति आस्था। तो जीवन की निरर्थकता का बोध तथा मृत अस्तित्व की वाद की विशेषता। क्या भूलूं क्या याद करूं में लेखक ने अपने पिता के किस प्रकार के गीता वाचन का उल्लेख किया है? तो यहाँ पे अगर देखें तो मौन रहकर। क्या भूलूं क्या याद करूं में लेखक ने अपने पिता के मौन रहकर को गीता वाचन का उल्लेख किया है। क्या भूलूं क्या याद करूं आत्मकथा के लेखक हरिवंश राय बच्चन ने, इन्होंने अपनी आत्मकथा को 4 भागों में लिखा है। क्या भूलूं क्या याद करूं नीड़ का निर्माण फिर बसेरे से दूर 10 द्वार से सोपान तक। टॉमस स्टन्स इलियट के अनुसार परंपरा। तो टॉमस स्टन्स इलियट के अनुसार परंपरा की बात करें तो टॉमस स्टन्स इलियट के अनुसार परंपरा जीवित संस्कृति का एक अंश है। इलियट की प्रमुख समालोचनात्मक कृतियाँ कौन सी हैं? तो इलियट की प्रमुख समालोचनात्मक कृतियों में है द सेक्रेड वुड, होमेज टू जॉन ड्राइडन, सेलेक्टेड एसे, द यूज ऑफ पोएट्री एंड द यूज ऑफ क्रिटिसिज्म। चंद्रदेव से मेरी बातें हिंदी साहित्य की पहली कहानी थी जिसने अपने समय की राजनीति और अर्थनीति को केंद्रीय कथ्य बनाया। या किसका कथन है? तो चंद्रदेव से मेरी बातें हिंदी साहित्य की जो पहली कहानी और ये सारी चीज़ें, तो इसने अपनी राजनीति और अर्थनीति को केंद्रीय कथ्य बनाया, ये कथन है भवदेव पांडे का। चंद्रदेव से मेरी बातें हिंदी साहित्य की पहली कहानी थी जिसने अपने समय की राजनीति और अर्थनीति को केंद्रीय कथ्य बनाया, ये कथन भवदेव पांडे का है। चंद्रदेव से मेरी बातें कहानी सबसे पहले सरस्वती पत्रिका में कब 1904 में प्रकाशित हुई थी। इसकी लेखिका कौन है? तो राजेंद्र बाला घोष इसकी लेखिका है। निम्नलिखित में से कौन सा विद्वान अस्तित्ववाद का चिंतक नहीं है? अल्बर्ट कामू, मार्टिन हेडगर, एजरा पाउंड, जयपाल सार्त्र। तो निम्नलिखित में से कौन सा विद्वान अस्तित्ववाद का चिंतक नहीं है? एजरा पाउंड। एजरा पाउंड जो है, एजरा पाउंड अस्तित्ववाद के चिंतक नहीं, ये बिंबवाद के चिंतक हैं। एजरा पाउंड जो है ये अस्तित्ववाद के चिंतक नहीं है बल्कि ये बिंबवाद के चिंतक हैं। ABC ऑफ रीडिंग नामक ग्रंथ के रचयिता कौन है? तो ABC किसने लिखा है? एजरा पाउंड लिखे हैं, जो कि बिंबवाद के चिंतक हैं। जबकि अल्बर्ट कामू, मार्टिन हेडगर तथा जयपाल सार्त्र, ये और तीनों लोग, अल्बर्ट कामू है, मार्टिन हेडगर हैं और साथ ही अल्बर्ट कामू, मार्टिन हेडगर, इनके अलावा जयपाल सार्त्र जो है, ये सभी अस्तित्ववादी चिंतक हैं। अस्तित्ववाद का प्रवर्तक सोरेन किरकेगार को माना जाता है। तो अस्तित्ववाद के प्रवर्तक के रूप में सोरेन किरकेगार को भी मानते हैं। अंडरस्टैंडिंग पोएट्री पुस्तक के लेखक कौन है? अंडरस्टैंडिंग पोएट्री। तो अंडरस्टैंडिंग पोएट्री पुस्तक के लेखक क्लिंथ ब्रुक्स हैं। क्लिंथ ब्रुक्स को अंडरस्टैंडिंग पोएट्री पुस्तक के लेखक के रूप में देखते हैं। क्लिंथ ब्रुक्स को विडंबना और विसंगति सिद्धांत का प्रवर्तक माना जाता है। ऑन द लिमिट्स ऑफ पोएट्री 1948 ईस्वी पुस्तक के लेखक एलन टेट तथा 7 टाइम्स ऑफ एम्बिग्युइटी पुस्तक के लेखक विलियम एम्सन है। द डायरेक्ट एंड ऑब्लिक पुस्तक के लेखक कौन है? टिलियर्ड है। सुंदरता का आलोक स्रोत है फूट पड़ा मेरे मन में, जिससे नवजीवन का प्रभात होगा फिर जग के आंगन में। उपयुक्त पंक्तियों के रचयिता कौन है? तो सुंदरता का आलोक स्रोत है फूट पड़ा मेरे मन में, और ये सारी ये पंक्तियां हैं सुमित्रानंदन पंत के द्वारा। इनके अलावा संवेदन का और हृदय का यह संघर्ष ना हो सकता। फिर अभाव असफलताओं की गाथा कौन कहाँ बकता, जयशंकर प्रसाद के द्वारा। अब शब्द अधरों का सुनाभास में कभी हूँ पाया है प्रकाश, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के द्वारा। सुंदर है बेहक सुमन सुंदर, मानो तुम सबसे सुंदरतम, सुमित्रानंदन पंत के द्वारा। वे मुस्काते फूल नहीं जिनको भाता है मुरझाना, वे तारों के दीप नहीं जिनको आता है बुझ जाना, महादेवी वर्मा के द्वारा। लाला श्रीनिवास दास की रचनाएं हैं, तो इसमें से अगर देखें कि लाला श्रीनिवास दास की रचनाएं इनमें से कौन सी हैं, तो यहाँ पे देखिए जो लाला श्रीनिवास दास हैं उनकी रचनाओं के बारे में बात करें तो प्रहलाद चरित तथा रणधीर प्रेम मोहिनी। प्रहलाद चरित तथा रणधीर प्रेम मोहिनी लाला श्रीनिवास दास की रचनाएं हैं। प्रहलाद चरित तथा रणधीर प्रेम मोहिनी ये लाला श्रीनिवास दास की रचनाएं। लाला श्रीनिवास दास हिंदी के उपन्यासकार तथा नाटककार थे। 1882 ईस्वी में प्रकाशित इनके उपन्यास परीक्षा गुरु को आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने अंग्रेजी ढंग का पहला उपन्यास कहा। कीर्तिकेतु नामक नाटक के लेखक बाबू तोताराम थे। तो प्रहलाद चरित तथा रणधीर मोहिनी ये किसके द्वारा है? ये दोनों ही लाला श्रीनिवास दास की रचनाएं हैं। और लाला श्रीनिवास दास हिंदी के उपन्यासकार तथा नाटककार थे। 1882 ईस्वी में प्रकाशित इनके उपन्यास
उपन्यास का नाम है परीक्षा गुरु, उसको आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने अंग्रेजी ढंग का पहला उपन्यास कहा। कीर्ति केतु नामक नाटक के लेखक कौन है? तो बाबू तोताराम थे। गीत फरोश कविता में भवानी प्रसाद मिश्र क्या कहना चाहते हैं? व्यवसायिकता के कारण आज का कवि अपने गीत बेचने के लिए मजबूर है। आज का कवि ग्राहक की मर्जी के अनुसार गीत लिखने के लिए अभिशप्त है। कभी केवल खुशी के गीत लिखता है, कभी शौक से गीत लिखता है और बेचता है। जो गीत फरोश कविता है, गीत फरोश कविता में भवानी प्रसाद मिश्र कहना चाहते हैं कि व्यावसायिकता के कारण आज का कवि अपने गीत बेचने के लिए मजबूर है तथा आज का कवि ग्राहक की मर्जी के अनुसार गीत लिखने के लिए अभिशप्त है। भवानी प्रसाद मिश्र दूसरे शतक 1951 ईस्वी के कवि हैं। इनके प्रमुख काव्य संग्रह परिवर्तन जी 1976 ईस्वी, चकित है दुख 1968, ईदम नमम 1977, अंधेरी कविताएं 1968, त्रिकाल संध्या 1978, गाधी पंचसती 1969, बुनी हुई रस्सी 1971। नीचे दो कथन दिए गए हैं, एक अभिकथन के रूप में लिखे थे, दूसरा कारण के रूप में। यहाँ पे दिया है वीर कर्म से अलग वीरत्व का अस्तित्व नहीं है क्योंकि वीरत्व की अभिव्यक्ति कठोर साधना में होती है। तो यहाँ पे अभिकथन ए, वीर कर्म से अलग वीरत्व का जो है अस्तित्व नहीं है, कारण आर, क्योंकि वीरत्व की अभिव्यक्ति कठोर साधना में होती है। उपयुक्त कथन के आलोक में अभिकथन ए और आर दोनों ही सही है। किसी वस्तु की प्रत्यक्ष ज्ञान या भावना से हमारी अपनी सत्ता कि क्रोध का जितना ही अधिक तिरोभाव और हमारे मन की उस वस्तु के रूप में जितनी ही पूर्ण परिणति होगी उतनी ही बढ़ी हुई हमारी सौंदर्य की अनुभूति कही जाएगी। ये कथन किसका है? तो किसी वस्तु के प्रत्यक्ष ज्ञान या भावना से हमारी अपनी जो सत्ता के क्रोध का जितना ही तिरोभाव हमारे मन की उस वस्तु के रूप में जितनी ही पूर्ण परिणति होगी उतनी ही बढ़ी हुई हमारी सौंदर्य की अनुभूति कही जाएगी। ये सभी रामचंद्र शुक्ल के संदर्भ में है। कहा गया है कि किसी वस्तु के प्रत्यक्ष ज्ञान या भावना से हमारी अपनी सत्ता के क्रोध का जितना ही अधिक तिरोभाव और हमारे मन की उस वस्तु के रूप में जितनी ही पूर्ण परिणति होगी उतनी ही बढ़ी हुई हमारी सौंदर्य की अनुभूति होगी। ये कथन आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है। शुक्ल जी प्रसिद्ध साहित्यकार हैं। उनकी प्रसिद्ध रचना हिंदी साहित्य का इतिहास 1929। यशपाल कृत झूठा सच उपन्यास की केंद्रीय विषय क्या है? तो यशपाल के द्वारा जो झूठा सच रचना है, यशपाल के झूठा सच उपन्यास के केंद्रीय विषय सांप्रदायिक दंगों की भयावहता तथा विभाजन की त्रासदी है। झूठा सच 2 भागों में प्रकाशित उपन्यास है। पहला है 1958 में प्रकाशित वतन और देश के नाम से, दूसरा है 1960 में देश का भविष्य नाम से। यशपाल प्रगतिवादी या मार्क्सवादी विचारधारा के उपन्यासकार हैं। इनके प्रमुख उपन्यास दादा कॉमरेड, देशद्रोही 1943, दिव्या 45, पार्टी कॉमरेड 46, मनुष्य के रूप 1949। सूची 1 को 2 से सुमेलित करना है। मिलन के पल केवल 2-4 बिरह के कल्प अपार, तुम भूल गए पुरुषत्व मुंह में कुछ सत्ता है नारी का, सिंधु की निसीमता पर लघु लहर का लाश कैसा, द्वीप लघु सिर पर धरे आलोक का आकाश कैसा, उपल वृष्टि हुई तम छा गया पट गई मही कंकर पात से। तो यहाँ पे देखिए, अगर क्रमशः देखें तो मिलन के पल केवल 2-4 बिरह के कल्प अपार या तुम भूल गए पुरुषोत्तम में, तो मिलन के पल जो ये पंक्ति है ये परिवर्तन कविता से उद्धृत है और तुम भूल गए पुरुषोत्तम मुँह में कुछ सत्ता है नारी की ये कामायनी से उद्धृत पंक्तियां हैं। और सिंधु की निसीमता पर लघु ये सांध्य गीत से है। उपल वृष्टि हुई तम छा गया ये प्रिय प्रवास से है। भाषा भूषण का विवेच्य क्या है? भाषा भूषण, ये भाषा भूषण का अगर देखें तो विवेच्य क्या है? यहाँ पे देखिए, जो भाषा भूषण है, भाषा भूषण का विवेच्य अगर देखें तो भाषा भूषण का विवेच्य अलंकार है। भाषा भूषण ग्रंथ के लेखक कौन है? जसवंत सिंह है। इस ग्रंथ के 212 दोहों में अलंकारों का निरूपण है। जसवंत सिंह हिंदी साहित्य के प्रधान आचार्य या शिक्षक के रूप में प्रसिद्ध। इनकी प्रमुख रचनाएं प्रबोध चंद्रोदय, अपरोक्ष सिद्धांत, अनुभव प्रकाश, सिद्धांत सार है। तो भाषा भूषण के विवेच्य और ये दिया है ग्रंथ के 212 दोहों में अलंकारों का निरूपण है और साथ ही प्रबोध चंद्रोदय, अपरोक्ष सिद्धांत, अनुभव प्रकाश, सिद्धांत सार आदि। कुबेर नाथ राय के निबंध संग्रह, कुबेर नाथ राय के अगर देखें तो निबंध संग्रह इसमें से कौन है? तो यहाँ पे देखिए 2 और 3 जो दिया है, 2 और 3 कामधेनु, आगम की नाव। कामधेनु तथा आगम की नाव जो है कुबेर नाथ राय के निबंध संग्रह है। कामधेनु, आगम की नाव। कुबेर नाथ राय ललित निबंधकार हैं। इनके प्रमुख निबंध संग्रह है प्रिया नीलकंठी, रस आकेटक, गंधमादन, विषाद योग, निषाद मासुरी, महाकवि की तर्जनी, मन पावन की नौका इत्यादि। जबकि बेहया का जंगल निबंध के लेखक कृष्ण बिहारी मिश्र तथा दूसरी शता निबंध के लेखक शरद जोशी हैं।
प्रकाशन वर्ष के अनुसार निम्नलिखित रचनाओं का सही अनुक्रम क्या है। यहाँ पे देखिए जो प्रकाशन वर्ष है उसके अनुसार निम्नलिखित रचनाओं का सही अनुक्रम क्या है। तो यहाँ पे भारत की भाषा समस्या, मार्क्स और पिछड़े हुए समाज, प्रेमचंद और उनका युग, भारतेंदु युग और हिंदी भाषा की विकास परंपरा की बात करें तो यहाँ पे क्रमशः प्रेमचंद और उनका युग 1952 में, भारत की भाषा का समस्या 1978 में, भारतेंदु युग और हिंदी भाषा की विकास परंपरा 1985 में, मार्क्स और पिछड़े हुए समाज 1986 में। नीचे दो कथन दिए गए, एक अभिकथन के रूप में लिखे थे तो दूसरा उसके कारण के रूप में। नाटक का एक उद्देश्य जन उपदेश है। नाटक जो है इसका एक उद्देश्य जन उपदेश है, क्योंकि नाटक में उद्देश्य के सिवा कोई और बात हो ही नहीं सकती। अब यहाँ पे हमें कथन और कारण में ये चीज़ों को समझना है। तो यहाँ पे अभिकथन एक और कारण भी दिया गया है। नाटक का एक उद्देश्य जन उपदेश, यह कथन सत्य है। कारण आर, क्योंकि नाटक में उद्देश्य के सिवा कोई और बात नहीं हो सकती। तो यहाँ पे देखिए जो चित्तौर का सर्वनाश, वसंत जुलूस रुका है गांव का मन। तो यहाँ पे क्रमशः दिया है चित्तौर का सर्वनाश, ये रूपनारायण पांडे के द्वारा, बसंत भारतेंदु हरिश्चंद्र, जुलूस रुका है विवेकी राय, गांव का मन विद्यानिवास मिश्र। दिया है सप्तपदी लौट आओ धार हम हशमत आज के अतीत। तो यहाँ पे अगर देखिए क्रमशः तो सप्तपर्णी गिरिराज किशोर के द्वारा, लौट आओ धार दूधना सिंह के द्वारा, हम हसमस कृष्णा सोप्ती के द्वारा, आज के अतीत भीष्म शाहनी के द्वारा। जितनी सफलता भारतेंदु के लेखकों को निबंध रचना में मिली उतनी कविता और नाटक में नहीं मिली। यह कथन किसका है। तो यहाँ पे किसका है, जितनी सफलता जो भारतेंदु के लेखकों को निबंध में मिली उतनी कविता और नाटक में नहीं मिली, ये रामविलास शर्मा के द्वारा कहा गया है। यह कथन रामविलास शर्मा का है। रामविलास शर्मा मार्क्सवादी आलोचक, इनकी प्रमुख आलोचनात्मक कृतियाँ कौन सी हैं। तो प्रेमचंद 1941 ईस्वी, भारतेंदु युग 1943 ईस्वी, निराला 1946, प्रगति और परंपरा 1949, साहित्य और संस्कृति 1949। यहाँ दिया गया है कि हम राज्य के लिए मरते हैं, सच्चा राज्य परंतु हमारे कर्षक ही करते हैं। इस प्रसंग में उर्मिला का कौन सा विचार सही नहीं है। हम राज्य के लिए मरते हैं, सच्चा राज्य परंतु हमारे कर्षक ही करते हैं। इस प्रसंग में उर्मिला का कौन सा विचार सही नहीं है। तो यहाँ पे देखिए इसमें राज्य सुख भाग्यशाली लोगों को ही प्राप्त होता है, ये जो कथन सही नहीं है। सामंती समाज में स्त्रियां मर्यादा के नाम पर घर की चार दीवारी में कैद होती है, ये यहाँ पे हम राज्य के लिए मरते हैं, सच्चा राज परंतु हमारे कर्षक ही करते हैं। इस प्रसंग में उर्मिला का यह विचार राज्य सुख भाग्यशाली लोगों को प्राप्त होता है, सही नहीं है। उपयुक्त काव्य पंक्ति मैथिली शरण गुप्त द्वारा रचित साकेत से है, साकेत महाकाव्य के 9वें सर्ग से। निम्नलिखित में से कौन सा तद्भव शब्द नहीं है। राय, दाहिना, खेत, कवि, इसमें से बताना है कि कौन सा तद्भव शब्द नहीं है। तो यहाँ पे जो कवि दिया गया है, कवि तद्भव शब्द नहीं है, तत्सम शब्द है। इनके अलावा देखिए राय राजा, खेत क्षेत्र, दाहिना को दक्षिण, और असर्सिंग एंड रीजनिंग, असर्सन रीजनिंग दिया है। स्त्री विमर्श स्त्री अस्मिता का समर्थन करता है क्योंकि वह स्त्रीतर अस्मिता का परम विरोधी है। उपयुक्त कथन के आलोक में नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर का चयन करना है। तो यहाँ पे स्त्री विमर्श स्त्री अस्मिता का समर्थन करता है क्योंकि वह स्त्री अस्मिता का परम विरोधी है। अज्ञेय के उपन्यासों के पात्र हैं राधिका, सरस्वती, भुवन, प्रशांत। तो यहाँ पे जो अज्ञेय के उपन्यास की बात करें तो भुवन और सरस्वती अज्ञेय के 3 प्रमुख उपन्यास और उनके पात्र देखें तो शेखर एक जीवनी 2 भागों में, शेखर, सरस्वती, शारदा, नदी के द्वीप में भुवन, रेखा, गौरा चंद्र माधव, अपने अपने अजनबी में सेल्मा, योके। निम्नलिखित में से मैला आंचल उपन्यास के पात्र, तो यहाँ पे मैला आंचल उपन्यास के पात्र कमला, सहनवाज, सहदेव मिश्र, बलदेव, भद्र नारायण, इसमें से क्रमशः देखना है। तो कमला और सहदेव मिश्र मैला आंचल उपन्यास के पात्र हैं। कमला और सहदेव मिश्र मैला आंचल उपन्यास के पात्र हैं। मैला आंचल उपन्यास के अन्य पात्र में बलदेव, बावनदास, कालीचरण, लक्ष्मी, कमली, राम खिलावन, रामदास, सेवादास, कृपाल सिंह, डॉक्टर प्रशांत, तहसीलदार। और मैला आंचल तो 1954 में लिखा ही गया उपन्यास के लेखक फणीश्वरनाथ रेणु हैं। रामचंद्र शुक्ल के अनुसार शिव सिंह सरोज के बारे में बात करें तो रामचंद्र शुक्ल के अनुसार शिव सिंह सरोज में जो ग्रंथ दिया गया है, रामचंद्र शुक्ल के अनुसार शिव सिंह सरोज में दिए गए ग्रंथ रामसरसई तथा कड़खा रामायण है। मैं चाहता हूँ कि साहित्य संबंधी धारणाएं वास्तविक साहित्य में विश्लेषण के आधार पर बनाई जाए। पंक्तियाँ एक साहित्यिक की डायरी किस प्रकार से ली गई है।
तो मैं चाहता हूँ कि साहित्य संबंधी धारणाएं वास्तविक साहित्य में विश्लेषण के आधार पर बनाई। ये पंक्तियाँ एक साहित्य की डायरी से किस प्रकार से ली गई है? तो ये दिया है कि ये तीसरा क्षण। मैं चाहता हूँ कि साहित्य संबंधी धारणाएं वास्तविक साहित्य में विश्लेषण के आधार पर बनाई। ये पंक्तियाँ एक साहित्य की डायरी के तीसरे क्षण प्रकरण से ली गई है। साहित्य की डायरी निबंध संग्रह के लेखक गजानन माधव मुक्तिबोध हैं। सूची 1 को 2 से सुमेलित करना है। होली है, पीछे मत फेंकिए, मेरी जन्मभूमि, बंधन, परंपरा बंधन नहीं। अब यहाँ पे देखिए दिया है और सामने दिया है सूची 2 में हजारी प्रसाद द्विवेदी, विद्या निवास प्रताप नारायण मिश्र और बालकृष्ण भट्ट। तो यहाँ पे याद देखिए कि होली है, ये किसकी रचना होली है? प्रताप नारायण मिश्र की। पीछे मत फेंकिए बालकृष्ण भट्ट की है। मेरी जन्मभूमि हजारी प्रसाद द्विवेदी की है। परंपरा बंधन नहीं विद्या निवास मिश्र का। सूची 1 को 2 से सुमेलित करना है। प्रकृति जाके जो ये अंग परी, श्वान पूछ कोटिक जो लागे, सुधना काहू करे। तो ये जो प्रकृति जाके जोई अंग परी, स्वान पूछ कोटिक जो लागे, सुधिना काहू करी। इसके अलावा बहुविध चित्र बनाए के हरि राज्यों क्रीड़ा रास, जेहि न इच्छा झूल बेकी, ऐसी बुद्धि काहे पास। थारो रूप देखे अटकी कुल कुटुम सजड़ सकल, गुर नित मोहि प्रबोध दुखित दुखी अचरन मम। ये जो पंक्तियाँ दी गई हैं यहाँ पे अगर हम क्रमशः मिलाएं तो प्रकृति जाके जोई अंग परी, ये जो पंक्तियाँ हैं सूरदास के द्वारा। बहुविध चित्र बनाए कि कबीरदास की पंक्तियां हैं। थारो रूप देखा अटकी कुल कुटुम सजड़ सकल बार बार हटकी, ये जो है मीरा की पंक्तियां हैं। गुरनित मोहि प्रबोध दुखित दे की अचरज, दे की आचरण मम मोहि उपजे अतिक्रोध दम बही नीति के भावई, तुलसीदास के द्वारा है। पुररवा पुरस्तम परे ही दुरात्मना वात इवाह मश्मी, उर्वशी का तृतीय अंक इस बीज भाव पर केंद्रित है। तो ये उर्वशी के तृतीय अंक से कि ये किस भाव बीज भाव पर केंद्रित है? पुररवा पुरस्तम परे ही दुरापना वता इवाहाश्मी। तो ये जो है ऋग्वेद से संबंधित है, अर्थात हे पुरवा तुम अपने घर को लौट जाओ, मैं वायु के समान दुष्प्राप्य हूँ। उर्वशी का तृतीय अंक इस बीज भाव पर केंद्रित है। इसका स्रोत क्या है? इसका स्रोत है ऋग्वेद। उर्वशी महाकाव्य के रचयिता रामधारी सिंह दिनकर है। इसमें कुल 5 अंक हैं। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करिए। श्रृंगार मंजरी, साहित्य सार, रस सारांश, प्रेम चंदिका। श्रृंगार मंजरी, साहित्य सार, रस सारांश, प्रेम चंदिका। सामने है कि मतीराम, चिंतामणि, देव, भिखारी दास। तो क्रमशः अगर सुमेलित करें तो जो श्रृंगार मंजरी है, श्रृंगार मंजरी, चिंतामणि, साहित्य सार, मतीराम, रस सारांश, भिखारी दास, प्रेम चंद्रिका, देव। निम्नलिखित में से कौन सी भाषा आर्य भाषाओं में शामिल नहीं है? तो इसमें से कौन सी आर्य भाषा में नहीं है? अरबी। अरबी भाषा आर्य भाषा में शामिल नहीं है, जबकि यूनानी, लैटिन तथा फारसी आर्य भाषा में है। निम्नलिखित में से कौन से उपन्यास अमृतलाल नागर द्वारा रचित नहीं है? सीमाएं टूटती, एकदा नैमी सारण, शतरंज के मोरे, कथा कहो कर उर्वशी। सीमाएं टूटती हैं तथा कथा कहो उर्वशी उपन्यास अमृतलाल नागर द्वारा रचित नहीं है। सीमाएं टूटती हैं और कथा कहो उर्वशी ये नागर द्वारा रचित नहीं है। सीमाएं टूटती हैं उपन्यास के लेखक श्रीलाल शुक्ल तथा कथा कहो उर्वशी उपन्यास के लेखक देवेंद्र सत्यार्थी हैं। अमृतलाल नागर द्वारा रचित उपन्यास एकदा नैमी सारण, शतरंज की मोहरे, अमृत और विष, शांत घूंघट वाला, मानस का हंस, नाचियो बहुत गोपाल, खंजन नयन। विष्णुकांत शास्त्री के संस्मरण सुधिया उस चंदन के वन की का शीर्षक किस कवि की कविता से प्रेरित है? जो विष्णुकांत शास्त्री हैं तो विष्णुकांत शास्त्री के संस्मरण सुधिया उस चंदन के वन की, ये विष्णुकांत शास्त्री के संस्मरण सुधिया उस चंदन के वन की का शीर्षक किस कवि की कविता से प्रेरित है? तो वो है गिरजा कुमार माथुर। विष्णुकांत शास्त्री के संस्मरण सुधिया उस चंदन के वन की का शीर्षक गिरजा कुमार माथुर की कविता मंजीर से प्रेरित है। गिरजा कुमार माथुर के प्रमुख काव्य संग्रह है मंजीर, नाश और निर्माण, धूप के दान, शिलापंख, चमकीले, छाया मत छूना मन, साक्षी रहे वर्तमान में, वक्त के हूँ सामने। नीचे 2 कथन दिए गए हैं। दलित विमर्श का वैचारिक आधार बाबा साहेब अम्बेडकर का दर्शन है। दूसरा, क्योंकि अम्बेडकर दर्शन पर मात्र दलित विमर्श विचार कर सकता है। उपरोक्त कथन के आलोक में नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर का चयन करना है। अभिकथन, ये दलित विमर्श का
यहाँ देखिए दिया है कि अभिकथन ए, दलित विमर्श का वैचारिक आधार बाबा साहेब अम्बेडकर का दर्शन है। कथन सत्य है, जबकि कारण, क्योंकि अम्बेडकर दर्शन पर मात्र दलित विमर्श विचार कर सकता है, दलित विमर्श के संबंध में यह कारण असत्य है। मुख कमल समीप सजे थे दो किशले से पुरैन के जलबिंदु सदृश ठहरे कब, उन कानों में दुख किनके, इस छंद में प्रेयसी की किस गुण या प्रकृति या प्रवृत्ति का वर्णन हुआ है। प्रेयसी रूपवती है, प्रेयसी के लिए उपयुक्त उपमान नए हैं, प्रेयसी निर्दय है, प्रेयसी प्रिय के प्रति अनुकूल है। तो यहाँ पे जो दिए गए हैं, मुख कमल समीप सजे थे दो किशले से पुरैन के जलबिंदु, इस छंद में बताया गया है प्रेयसी की निर्दयता के गुण या प्रवृत्ति का वर्णन है। प्रस्तुत पंक्तियां प्रसाद की कविता आंसू से ली गई है। निम्नलिखित में से कौन सा पात्र मुर्दहिया रचना, जो मुर्दहिया रचनाकार है, तो निम्नलिखित में से कौन सा पात्र मुर्दहिया रचनाकार के परिवार से संबंधित नहीं है। कौन सा पात्र है? सुदेश्वर, मुन्नर, सोमर, मुनेश्वर। सुदेश्वर पात्र जो है, सुदेश्वर पात्र मुर्दहिया के रचनाकार के परिवार से संबंधित नहीं है। मुर्दहिया आत्मकथा के लेखक कौन है? तुलसीराम है। इसके पात्र मुन्नर, सोमर तथा मुनेश्वर मुर्दहिया के रचनाकार परिवार से संबंधित हैं। चंद्रगुप्त नाटक में किस चरित्र की बात पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए चाणक्य ने कहा, मेरे पास पाणिनि में सिर खपाने का समय नहीं है। भाषा ठीक करने से पहले मैं मनुष्य को ठीक करना चाहता हूँ। तो ये जो है वरुरुचि के द्वारा चंद्रगुप्त नाटक में वरुरुचि की बात पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए चाणक्य ने कहा था। चंद्रगुप्त नाटक में वरुरुचि की बात पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए चाणक्य ने कहा था, मेरे पास पाणिनि में सिर खपाने का समय नहीं है। भाषा ठीक करने से पहले मैं मनुष्य को ठीक करना चाहता हूँ। चंद्रगुप्त नाटक के लेखक प्रसाद हैं। इस नाटक के प्रमुख पात्र सिंहरण, आम्भिक, परमेश्वर, जो राक्षस, मालविका, अलका, कार्नेलिया, सुवासिनी, एना सैक्रेटिस, सोलिकुश आदि। ब्रजभाषा गद्य में लिखी हुई टीकाओं की सूची में कौन सा असंगत है यानी सही नहीं है? बिहारी सतसई की टीका, कविप्रिया की टीका, रामचंद्रिका की टीका, रसिक प्रिया की टीका। तो बिहारी सतसई है, कविप्रिया, रामचंद्रिका, रसिक प्रिया और सामने नाम दिए गए हैं। इसमें हमें देखना है कि ब्रजभाषा गद्य में लिखी हुई टीकाओं की सूची में रसिक प्रिया की टीका ईश्वरी प्रसाद नारायण असंगत है। यहाँ पे बिहारी सतसई की टीका भगवान दीन, कविप्रिया की टीका हरिचरण दास, रामचंद्रिका का जो टीका है ये जानकी प्रसाद के द्वारा। तो यहाँ पे देखिए टीका और टीकाकार का नाम दिया है। जैसे टीका बिहारी सतसई की टीका भगवान दीन के द्वारा, कविप्रिया हरिचरण के द्वारा, रामचंद्रिका की टीका जानकी प्रसाद के द्वारा, रसिक प्रिया की जो टीका वो सुरति मिश्र के द्वारा। निम्नलिखित में से कौन सी कहानी ठुमरी कहानी संग्रह में नहीं है? आदिम रात्र की महक। तो ठुमरी जो कहानी संग्रह है उसमें इन चारों में से कौन सी कहानी उसमें नहीं है, उस संग्रह में नहीं है? आदिम रात्र की महक, पंचलाइट, तीसरी कसम, रसप्रिया। आदिम रात्र की महक कहानी ठुमरी कहानी संग्रह में नहीं है। कौन सी नहीं है? आदिम रात्र की महक जो है ये कहानी ठुमरी कहानी संग्रह में नहीं है, जबकि तीसरी कसम वो पंचलाइट है, रसप्रिया कहानी ठुमरी कहानी संग्रह में संकलित है। ठुमरी कहानी संग्रह के लेखक फणीश्वरनाथ रेणु जी हैं। आदिम रात्र की महक 1967 ईस्वी एक कथा संग्रह है। इस संग्रह में कुल 14 कहानियां संकलित है जिसके लेखक फणीश्वर जी हैं। रामचंद्र शुक्ल के अनुसार इंसाअल्लाह खां ने अपनी भाषा को, रामचंद्र शुक्ल के अनुसार अगर बात करें तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार इंसाअल्लाह खां ने अपनी भाषा को किस प्रकार के शब्दों से मुक्त रखने की प्रतिज्ञा नहीं की थी? बाहर की बोली, भाखापन, गंवारी, तत्सम। तो इंसाअल्लाह खां ने जो है तत्सम से, शुक्ल के अनुसार जो है आचार्य शुक्ल कहते हैं कि इंसाअल्लाह खां ने अपनी भाषा को तत्सम के शब्दों से मुक्त रखने की प्रतिज्ञा नहीं की थी, बल्कि और तीनों चीज़, गंवारी है, बाहर की बोली है, भाखापन है, इनसे वो दूर रखने की बोल लेते हैं। और इनके अलावा अरबी, फारसी, तुर्की, ये सभी से भी। तो पर वारो उर्वशी सुनी राधिके सुजान, तू मोहन के उर्वशी हुए उर्वशी समान। इस दोहे में सखी राधा से क्या कह रही है? राधा के रूप की तारीफ कर नायक से प्रेम करने के लिए उत्कंठित, नायक की बेवफाई के कारण उससे दूर रहने की सलाह, नायक की धृष्टता के कारण मान करने को कहती है, राधा के रूप की तारीफ करके उसका मन छुड़ाती है। तो यहाँ पे देखिए, तो पर वारो उर्वशी सुनी राधिके सुजान, तो मोहन के उर्वशी हुए उर्वशी समान। इस दोहे में सखी राधा के रूप की तारीफ करके उसका मान छुड़ाती है। ये पंक्ति बिहारी द्वारा रचित बिहारी सतसई से है।
निम्नलिखित में से क्या क्या केशव दास के बारे में सही है? वे इंद्रजीत सिंह के दरबारी कवि थे। इनकी कविता में अलंकारों का प्रयोग बहुत कम हुआ है। केशव दास के बारे में कह रहे हैं और इन्होंने केवल चौपाई छंद में लिखा है। इनकी कृति वीर सिंह देवचरित है। तो निम्नलिखित में से देखिए क्या क्या केशव दास के बारे में सही है? वे इंद्रजीत सिंह के दरबारी कवि। इनकी कविता में अलंकारों का प्रयोग बहुत कम हुआ। इन्होंने केवल चौपाई छंद में लिखा। इनकी कृति वीर सिंह देवचरित है। तो यहाँ पे अगर क्रमशः देखें केशव दास, तो केशव दास इंद्रजीत सिंह के दरबारी कवि थे। इनकी कृति वीर सिंह देवचरित है। केशव दास अलंकारवादी कवि हैं। इनकी प्रमुख कृतियां रसिक प्रिया, कवि प्रिया, छंदमाला, वीर सिंह देवचरित, रामचंद्रिका, रतन बावनी, विज्ञान गीता आदि है। जन्मकाल के अनुसार निम्नलिखित कवियों का सही अनुक्रम क्या है? गया प्रसाद शुक्ल स्नेही, श्रीधर पाठक, राम नरेश त्रिपाठी, अजय सिंह उपाध्याय, हरिओत। तो यहाँ पे देखिए जन्मकाल के अकॉर्डिंग भी जो है क्रमशः श्री पूछा गया है नाम है कवि और जन्मकाल। श्रीधर का 1858 हो गया। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओत का 1865। गया प्रसाद शुक्ल स्नेही का देखें 1883। राम नरेश त्रिपाठी का 1889। निम्नलिखित में से अध्यापक पूर्ण सिंह के निबंध हैं। इनमें से कन्यादान, सच्ची वीरता, परीक्षा, बसंत की हवा। तो निम्नलिखित में से अध्यापक पूर्ण सिंह के निबंध इनमें से कौन से हैं? अध्यापक पूर्ण सिंह के निबंध की बात है तो 1 और 3 इसमें कन्यादान और सच्ची वीरता। सच्ची वीरता तथा कन्यादान अध्यापक पूर्ण सिंह के निबंध हैं। इनके द्वारा लिखित अन्य निबंध कौन से हैं? पवित्रता, आदरण की सभ्यता, मजदूरी और प्रेम, अमेरिका का मस्त कवि वाल्ट व्हिटमैन जो है, ये सभी निबंध सरस्वती पत्रिका में छपे थे। इन्होंने कुल 6 निबंध लिखे हैं। परीक्षा प्रताप नारायण मिश्र का निबंध है। अमीर खुसरो के बारे में सही तथ्य इनमें से कौन सा है? उनका जन्म पटियाला में हुआ था। वे निजामुद्दीन औलिया के शिष्य थे। वे ईरान और भारत के फारसी में लिखने वाले चोटी के कवियों में एक थे। उन्होंने कहा था कि मैं हिंदुस्तान की तूती हूँ, मुझसे कुछ कहना हो तो फारसी में पूछो। नीचे दिए गए विकल्पों में सही उत्तर का चयन करना है। अमीर खुसरो के बारे में सही तथ्य इनमें से क्या है? वे निजामुद्दीन औलिया के शिष्य थे तथा वे ईरान और भारत के फारसी में लिखने वाले चोटी के कवियों में एक थे। खुसरो का जन्म 1255 ईस्वी में एटा जिले के पटियाली नामक गांव में हुआ था। उन्होंने कहा था मैं हिंदुस्तान की तूती हूँ, मुझसे कुछ पूछना है तो हिंदी में पूछो। खुसरो द्वारा रचित ग्रंथ है खालिक बारी, पहेलियाँ, मुकरियाँ, दो सूखने, गजल आदि। स्वाधीनता प्राप्ति से पूर्व पंजाब में पैदा हुए सांप्रदायिक तनाव और उससे जुड़ी क्रूरताओं का अंकन किस उपन्यास में किया गया है? कड़ियाँ, झरोखे, तमश, बसंती। तो यहाँ पे क्रमशः दिया है स्वाधीनता प्राप्ति से पूर्व पंजाब में पैदा हुए सांप्रदायिक तनाव और उससे जुड़ी क्रूरताओं का अंकन तमश उपन्यास में किया गया है। तमश 1973 ईस्वी उपन्यास के लेखक कौन है? भीष्म साहनी। भीष्म साहनी द्वारा रचित उपन्यास है इनमें से। तो उपन्यास अगर देखें तो भीष्म साहनी के द्वारा जो रचित उपन्यास है झरोखे, कड़ियाँ, कुंटो, मैयादास की माड़ी। प्रकाशन वर्ष के अनुसार निम्नलिखित उपन्यासों का सही अनुक्रम क्या है? मानस का हंस, राग दरबारी, झूठा सच, जिंदगी नामा। तो यहाँ पे जो क्रमशः दिया गया उपन्यासकार, प्रकाशन वर्ष, तो जो झूठा सच है यशपाल के द्वारा 58 से 60, राग दरबारी श्रीलाल शुक्ल के द्वारा 1968 में, मानस का हंस अमृतलाल नागर के द्वारा 1972, जिंदगी नामा कृष्णा सोबती के द्वारा 1979। निम्नलिखित में से किसके मतानुसार इतिहास की व्याख्या द्वंद्वात्मक पद्धति के आधार पर होनी चाहिए? तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन है कि किसके मतानुसार, किसका मत है उनके अनुसार कि व्याख्या द्वंद्वात्मक पद्धति के आधार पर होना चाहिए। इतिहास की व्याख्या द्वंद्वात्मक पद्धति के हीगल जो कहते हैं, हीगल का मानना है कि इतिहास की जो व्याख्या है, इतिहास की व्याख्या द्वंद्वात्मक पद्धति के आधार पर होना चाहिए। हीगल ने विकासवादी प्रक्रिया से प्रगति के विचार पर बल देते हुए प्रतिपादित किया कि हम किसी वस्तु के यथार्थ रूप को उसी विरोधी रूप में उसकी तुलना करके ही जान पाते हैं। तो ऐसा हीगल कहते हैं कि व्याख्या द्वंद्वात्मक पद्धति के आधार पर होना चाहिए। हीगल ने विकासवादी प्रक्रिया से प्रगति के विचार पर बल देते हुए ये चीज़ें कही हैं। अरे यायावर रहेगा याद में संकलित परशुराम से तुर्कम पाठ के संदर्भ में निम्नलिखित में से क्या क्या सही है? अरे यायावर रहेगा याद, इसमें संकलित परशुराम से तुर्कम पाठ के संदर्भ में क्या क्या चीज़ें सही हैं यहाँ पे? तो क्रमशः अरे यायावर रहेगा याद में संकलित परशुराम से तुर्कम पाठ के संदर्भ में एक टायर की राम कहानी तथा लेखक के चालाक की कहानी सही है।
और अरे आयावर रहेगा याद 1953 में यात्रा वृत्त के लेखक सच्चिदानंद हीरानंद रसायनज्ञ हैं। इनके द्वारा रचित एक अन्य यात्रा वृत्त एक बूंद सहसा उछली 1960 ईस्वी भी है। बड़े आदमियों को अपनी नाक दूसरों की जान से प्यारी होगी, हमें तो अपनी नाक इतनी प्यारी नहीं है, गोदान के किस पात्र की भाव अभिव्यक्ति है। तो यहाँ पे देखिए, बड़े आदमियों को अपनी नाक दूसरों की जान से प्यारी हो गई, हमें तो अपनी नाक इतनी प्यारी नहीं है। गोदान उपन्यास के पात्र किसके? ये गोदान उपन्यास के पात्र धनिया की भाव अभिव्यक्ति है। गोदान को कृषक जीवन का महागाथा कहा जाता है। इसके लेखक मुंशी प्रेमचंद। गोदान उपन्यास के प्रमुख पात्र हूरी, धनिया, जुनिया, गोबर, दाता दीन, माता दीन, मेहता, मालती, राय, साहब आदि है। प्रेमचंद द्वारा रचित अन्य उपन्यास सेवा सदन, प्रेमाश्रम, रंगभूमि, कनभूमि, कायाकल्प, निर्मला गबन है। प्रियप्रवास के संबंध में सही तथ्य बताना है। इसमें हिंदी के मात्रिक छंदों का प्रयोग किया गया। नहीं, जो प्रियप्रवास है इसमें हिंदी के मात्रिक छंदों का प्रयोग हुआ है। प्रियप्रवास खड़ी बोली हिंदी का पहला महाकाव्य है। इसके छंदों में तुकांतता नहीं है। इसमें 27 सर्ग है। नीचे दिए गए विकल्पों में सही का चयन करना है। तो प्रियप्रवास के संबंध में बात करें तो जो प्रियप्रवास है, प्रियप्रवास जो है रचना, प्रियप्रवास के संबंध में सही तथ्य यह है कि प्रियप्रवास खड़ी बोली हिंदी का पहला महाकाव्य है। खड़ी बोली हिंदी का पहला महाकाव्य है तथा इसके छंदों में तुकांतता नहीं है। प्रियप्रवास महाकाव्य के रचयिता अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद हैं। इस महाकाव्य में कुल कितने सर्ग हैं? 17। छंद और भाषा के संबंध में हरिओद ने कहा है कि भिन्न तुकांत कविता लिखने के लिए संस्कृत वृत्त बहुत ही उपयुक्त है। कुछ संस्कृत वृत्तों के कारण और अधिकतर मेरी रुचि के कारण इस ग्रंथ की भाषा संस्कृत गर्भित है। पुरुरवा द्वारा कहे गए संवाद इनमें से कौन से हैं? तो यहाँ पे देखिए, पुरुरवा द्वारा कहे गए संवादों के बारे में पूछा गया है कि कौन से इसमें से हैं। कवि और प्रेमी एक ही नहीं है। प्रेमी तन कहा जा रहा है यहाँ पे कि कवि और प्रेमी एक ही नहीं है। प्रेमी तन की सुंदरता पर मुग्ध होता जबकि कवि देह से दूर हो जाता है। मैं तुम्हारे हाथ का लीला कमल हूँ। कुसुम और कामनी दोनों सुंदर होते हैं परंतु फूल अधिक सुंदर होते हैं। प्रेम केवल जलन नहीं, वह अमृत शिखा भी है। नीचे दिए गए विकल्पों में सही उत्तर का चयन करना है। तो पुरुरवा द्वारा कहे गए संवाद मैं तुम्हारे हाथ का लीला कमल हूँ तथा प्रेम केवल जलन नहीं, वह अमृत शिखा है। उर्वशी दिनकर द्वारा रचित काव्य नाटक 1961 में प्रकाशित। इस काव्य में दिनकर ने उर्वशी और पुरुरवा के प्राचीन आख्यान को एक नए अर्थ से जोड़ना चाहा है। परिंदे संग्रह में संकलित कहानियों की संख्या, जो परिंदे संग्रह में संकलित कहानियों की संख्या कितनी है? तो जो परिंदा है, परिंदा संग्रह में संकलित कहानियों की संख्या 7 है। परिंदे 1960 ईस्वी कहानी संग्रह के लेखक निर्मल वर्मा है। निर्मल वर्मा द्वारा रचित अन्य कहानी संग्रह है जलती झाड़ी 1965, पिछली गर्मियों में 1968, बीज बहस में 1973, कव्वे और काला पानी 1983 में। सूची 1 को 2 से सुमेलित करना है। लाहौर, शिवपालगंज, कानेकुब्ज, अमृतसर। एक तरफ है राग दरबारी, झूठा सच उसने कहा था, बाढ़ की आत्मकथा। तो यहाँ पे अगर क्रमशः मिला है तो लाहौर जो है, लाहौर झूठा सच, शिवपालगंज राग दरबारी, कानेकुब्ज बाढ़ की आत्मकथा, अमृतसर उसने कहा था। निम्नलिखित में से कौन निर्गुण भक्ति काव्य के कवि नहीं है? इसमें से निम्नलिखित में से कौन इसमें निर्गुण भक्ति काव्य के कवि नहीं है? मलुकदास, ईश्वरदास, बाबालाल दास, सुंदरदास। तो यहाँ पे अगर हम प्रश्न बात करें तो ईश्वरदास निर्गुण भक्ति काव्य के कवि नहीं है। ईश्वरदास सगुण भक्ति धारा के कवि हैं, जबकि मूल मलुकदास, बाबालाल दास और सुंदरदास यानी जो ईश्वरदास है ये निर्गुण भक्ति काव्य के कवि नहीं है। ईश्वरदास सगुण के हैं, जबकि जो मलुकदास हैं, बाबालाल दास हैं, सुंदरदास, ये सब निर्गुण भक्ति के तहत आते हैं। निम्नलिखित ग्रंथों को कालानुक्रम में व्यवस्थित करना। काव्यादर्श, औचित्य, विचार चर्चा, काव्यालंकार, सूत्रवृत्ति, अभिनव भारती। तो ग्रंथों का व्यवस्थित कालक्रम अगर देखें तो जो काव्यादर्श है, काव्यादर्श दंडी 6वीं सदी, 7वीं सदी, काव्यालंकार सूत्रवृत्ति वामन 8वीं सदी, अभिनव भारती, अभिनव गुप्त 10वीं सदी, औचित्य विचार चर्चा 6वीं 11वीं सदी। निम्नलिखित में से किन से 2 ग्रंथ विशेष रूप से रस से संबंधित 10 रूपक? काव्यादर्श, साहित्य दर्पण, काव्यालंकार। तो यहाँ पे देखिए 10 रूपक तथा साहित्य दर्पण 2 ग्रंथ विशेष रूप से रस से संबंधित है। कौन कौन से? 10 रूपक तथा साहित्य दर्पण 2 ग्रंथ विशेष रूप से रस से संबंधित है। 10 रूपक ग्रंथ के लेखक कौन है? धनंजय तथा साहित्य दर्पण के लेखक विश्वनाथ हैं।
शब्दार्थ यो यवार्थ वस्वे भवे विद्या साहित्य विद्या किसका कथन है? तो ये जो है वो किसका कथन है? राजशेखर का कथन है। यहाँ पे देखिए क्रमशः दिया गया है, शब्दार्थ यो अर्थ वस्य भावेन विद्या साहित्य विद्या राजशेखर, शब्दार्थों से तो वक्र कवि व्यापार शालिनी कुंतक, रसनवितम कवि कुर्बानाम कृति प्रतींचे विंदति भोजराज, वाक्यम रसात्मकम काव्यम विश्वनाथ के द्वारा। बच्चन सिंह के अनुसार परिवर्तन कविता से संबंधित सही तथ्य कौन सा है? तो बच्चन सिंह के अनुसार परिवर्तन जो कविता है उससे संबंधित सही तथ्य कौन सा है? तो यहाँ पे देखिए, जीवन की संकुलता और परिवर्तन की द्वंद्वात्मकता ने इस कविता के रूप विधान को जटिल और प्रभावशाली बना दिया है। परिवर्तन में एक ही लय का प्रयोग किया गया है। इसमें कहीं कहीं संस्कृत की तत्सम शब्दावली के द्वारा परिवर्तन के भयंकर रूपाकार का भी चित्रण है। कभी परिवर्तन का स्वागत करना नहीं चाहता है। नीचे दिए गए विकल्पों में सही उत्तर का चयन करना है। तो बच्चन सिंह का परिवर्तन कविता अगर देखें तो बच्चन सिंह का परिवर्तन कविता के संदर्भ में सही कथन, जीवन की संकुलता और परिवर्तन की द्वंद्वात्मकता ने इसे कविता के रूप विधान को जटिल और प्रभावशाली बना दिया है। इसमें कई संस्कृत की तत्सम शब्दावली के द्वारा परिवर्तन के भयंकर रूपाकार का भी चित्रण होता है। परिवर्तन कविता सुमित्रानंद पंत के द्वारा रोला चंद में रचित लंबी कविता है जो पल्लव नामक काव्य संग्रह में संकलित है। परिवर्तन कविता को समालोचकों ने ग्रैंड महाकाव्य कहा है। इस कविता में पंत ने परिवर्तन के कोमल और कठोर दोनों रूपों को चित्रित किया है। सुमित्रानंद पंत की प्रमुख काव्य कृतियाँ बीड़ा 1927, ग्रंथि 1920 और पल्लव 1928, ग्राम्य 1940 है। सूची एक को सूची 2 से सुमेलित करना है। दलित जीवन, राजनीतिक बोध, जीवनी परक उपन्यास, आत्मकथात्मक शैली। यहाँ पे देखिए क्रमशः दलित जीवन का धरती धन्ना अपना, ये रचनाएं हैं। रचनाकार जगदीश चंद्र। राजनीतिक बोध तमश विश्मशानी, जीवनी परक उपन्यास मानस का हंस अमृतलाल नागर, आत्मकथात्मक शैली शेखर एक जीवनी अज्ञे के द्वारा। भीष्म साहनी कृत तमश उपन्यास में राजनीतिक दलों द्वारा सांप्रदायिकता के लाभ का चित्रण किया गया है। मास्टर रामदास, नत्थु मेहता, हयात बख्श आदि इसके प्रमुख जो है पात्र हैं। अमृतलाल नागर द्वारा रचित मानस का हंस गोस्वामी तुलसीदास के जीवन पर लिखा गया जीवनी परक उपन्यास है। आगे के उपन्यास शेखर एक जीवनी के प्रथम भाग उत्थान का प्रकाशन 1940 और द्वितीय भाग संघर्ष का प्रकाशन 1944 में हुआ। सूची 1 को 2 से सुमेलित करना है। अभिमन्यु अनंत, जोगिंदर सिंह कंवल, सूर्य प्रसाद बीरे, सहोदरा शिव। नीचे दिए विकल्पों में सही उत्तर का चयन करना है। तो यहाँ पे देखिए साहित्यकार संबंधित स्थान के बारे में। अभिमन्यु अनंत ये मॉरिशस से हैं, जोगिंदर सिंह कंवल फिजी से, सूर्य प्रसाद बीरे सूरीनाम से, सहोदरा शिव त्रिनिदाद से। अभिमन्यु अनंत को मॉरिशस का प्रेमचंद कहा जाता है। किसको? अभिमन्यु अनंत को मॉरिशस का प्रेमचंद कहते हैं। कैक्टस के दांत, नागफनी में उलझी सांसें तथा गुलमोहर, खोल उठा इनके प्रमुख कविता संकलन है। जोगिंदर सिंह कंवल फिजी के प्रमुख हिंदी साहित्यकार हैं। इन्होंने अपना साहित्यिक जीवन 1974 में मेरा देश मेरे लोग पुस्तक से शुरू किया। धरती मेरी माता, करवट, सात समुद्र पार आदि इनके प्रमुख उपन्यास हैं। प्रकाशन वर्ष के अनुसार निम्नलिखित निबंध संग्रह का सही अनुक्रम। अस्मिता के लिए बकलम खुद, आलोक पर मन पवन की नौका। तो यहाँ पे देखिए निबंध संग्रह प्रकाशन वर्ष निबंधकार दिया गया है क्रमशः बकलम खुद करके 1951 नामवर सिंह, आलोक पर्व 1972 हजारी प्रसाद द्विवेदी के द्वारा। अस्मिता के लिए 1981 विद्यानिवास मिश्र, मन पवन की नौका 1982 कुबेर नाथ राय। हजारी प्रसाद द्विवेदी के प्रमुख निबंध संग्रह की बात करें तो कौन कौन सा है? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी के प्रमुख निबंध संग्रह अशोक के फूल, कल्पलता, विचार और वितर कोटज है। विद्यानिवास का चितवन की छाप, तुम चंदन हम पानी, मेरे राम का मुकुट भीग रहा है, प्रलय छाया। कुबेर नाथ राय के प्रमुख निबंध संग्रह में प्रिया नीलकंठी, आकेटक, गंधमादन, विषाद योग है। नामवर सिंह के प्रमुख निबंध संग्रह की बात करें तो इतिहास और आलोचना, वाद विवाद, संवाद, कविता का जमीन और जमीन की कविता। रामचंद्र शुक्ल ने उसने कहा था कहानी के बारे में क्या लिखा है? ये कहानियां जीवन के बड़े मार्मिक रूप में उद्धृत है। इसमें भीतर से प्रेम का एक स्वर्गीय स्वरूप झलक रहा है। दूसरी कोटि की कहानी में एक बड़ा भारी है। इसकी घटनाएं ही बोल रही हैं, पात्रों को बोलने की जरूरत नहीं है। तो रामचंद्र शुक्ल उसने कहा था कहानी को अद्वितीय क्यों मानते हैं? इसके बारे में खुद लिखते हैं कि एक ऐसी कहानी, इनकी ऐसी कहानी जैसे बराबर हुआ करती, पर उसमें भीतर से एक स्वर्गीय स्वरूप झांक रहा है। केवल झांक रहा, निर्लज्जता के साथ पुकार या करा नहीं रहा है। इसकी घटनाएं ही बोल रही है, पात्रों को बोलने की जरूरत नहीं है। चंद्र शर्मा गुलेरी द्वारा रचित उसने कहा था प्रकाशन इसका हुआ था 1915 में।
सरस्वती पत्रिका में 1915 में। रामचंद्र शुक्ल ने चंद्र शर्मा गुलेरी के विषय में लिखा है, ये बेधड़क कहा जा सकता है कि शैली की जो विशेषता और गर्भित वक्रता गुलेरी में मिलती है और कहीं किसी में नहीं मिलती। मोहन राकेश के कहानी संग्रह का प्रकाशन वर्ष के अनुसार सही अनुक्रम क्या है? फौलाद का आकाश, एक और जिंदगी, नए बादल, जानवर और जानवर। प्रकाशन वर्ष के अनुसार मोहन राकेश के कहानी संग्रह का सही अनुक्रम क्या है? तो यहाँ पे देखिए, नए बादल 1957, जानवर और जानवर 1958, एक और जिंदगी 1961, फौलाद का आकाश 1966। आषाढ़ का एक दिन, लहरों के राजहंस तथा आधे अधूरे आदि मोहन राकेश के प्रमुख नाटक हैं। यात्रा साहित्य से संबंधित राहुल सांकृत्यायन की पुस्तकें हैं, मेरी जीवन यात्रा, मेरी लद्दाख यात्रा, विस्मृत यात्री, तिब्बत में 1.25 वर्ष। यात्रा साहित्य से संबंधित राहुल सांकृत्यायन की पुस्तकें हैं, मेरी लद्दाख यात्रा, तिब्बत में 1.25 वर्ष। राहुल सांकृत्यायन का यात्रा साहित्य, किन्नर देश में, चीन में क्या देखा, मेरी तिब्बत यात्रा, रूस में 25 महीने यानी 25 मास। मेरी जीवन यात्रा राहुल सांकृत्यायन की आत्मकथा है। विस्मृत यात्री इनकी प्रसिद्ध उपन्यास जो एक बौद्ध भिक्षु नरेंद्र यश के जीवन पर आधारित सत्य घटना है। निम्नलिखित में से नई कहानी आंदोलन के कहानीकार कौन है? नई कहानी के, तो नई कहानी के इसमें से आंदोलनकार कौन है? तो यहाँ पे देखिए, जो निर्मल वर्मा और राजेंद्र यादव, ये नई कहानी आंदोलन के कहानीकार है। निर्मल वर्मा, राजेंद्र यादव। दूधनाथ सिंह कहानी आंदोलन के कहानीकार है। प्रमुख कहानी आंदोलन और उनके प्रवर्तक की बात करें तो नई कहानी 1956 में आया और इसके प्रवर्तक है नई कहानी के राजेंद्र यादव, मोहन राकेश, कमलेश्वर। कहानी 1960 में गंगा प्रसाद बिमल के द्वारा, सचेतन 1964, महीप सिंह, सहज 1968, अमृत राय, समानांतर 1972, कमलेश्वर, सक्रिय 1979, राकेश वस। निम्नलिखित में से राम की शक्ति पूजा से संबंधित कौन सा कथन सही है? राम रावण के अनिर्णित समर का इतना विराट और उदात्त चित्रण कहीं नहीं मिलता। राम की शक्ति पूजा का उल्लेख श्रीमद् भागवत पुराण में है। इसमें सूक्ष्मता के अनेक स्तरों पर विचरण करने और इसमें राम एक दैवी चरित्र के रूप में, तो देखिए दिए गए विकल्पों में सही करना है। महाकवि निराला की काव्य रचना राम की शक्ति पूजा और उसमें अनिर्णित समर का इतना विराट और उदात्त चित्रित है और इसमें सूक्ष्मता के अनेक स्तरों पर विचरण करने वाली अर्थ योजना अप्रतिम देखने को मिलती है। अक्टूबर 1936 में प्रकाशित राम की शक्ति पूजा पर सर्वाधिक प्रभाव बांग्ला की कृतिवास रामायण का है। इस कविता का मुख्य विषय यही है कि राम रावण का युद्ध नहीं बल्कि सीता की मुक्ति है। तो इसमें राम एक दैवीय चरित्र के रूप में नहीं है। राम का अंकन युगीन संवेदना के अनुकूल यहाँ पूरी तरह मानवीय धरातल पर है। कई बिरहिन को मीच दे, कई आपा दिखलाई, 8 पहर का दाझड़ा, मुँह पे सहा न जाए। इन पंक्तियों के बारे में बताना तो इसमें विरह की अतिशयता के बारे में वर्णन है कबीरदास जी का। सूची 1 को 2 से सुमेलित करना है। राजभाषा आयोग, राष्ट्रपति का आदेश, राजभाषा अधिनियम, राजभाषा नियम। और यहाँ पे देखिए क्रमशः जो है बताना है कि सूची 2 में 76, 55, 60 कौन सा कब लागू हुआ, कौन सा कब से चल रहा है। तो यहाँ पे देखिए राजभाषा आयोग जो है उसका प्रकाशन वर्ष राजभाषा आयोग का है 1955, राष्ट्रपति का आदेश 1960, राजभाषा अधिनियम 1963, राजभाषा नियम 1976। तो पहले आयोग 55 में, फिर 5 साल बाद राष्ट्रपति का आदेश, फिर 63 में राजभाषा अधिनियम और फिर 76 में जाकर राजभाषा नियम। भारत के राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद ने भारतीय संविधान के अनुच्छेद 344 क्लॉज 1 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए जून 1955 में ईस्वी को श्री बीजी खेर की अध्यक्षता में राजभाषा आयोग का गठन किया था। तापे लागी अब जेठ अषाढ़ी मोहि प्यूबी छाजन भई गाढ़ी तन तिनौर ता झूरो खरी भई परखा दुख आगारी। इस पूरे कड़वक में नागमती की विरह दशा के बारे में विचार किसका है? तो इसमें ये तो बता दिया गया, जो विचार ये पूछ रहा है कि किसका है इसमें। तो यहाँ पे देखिए आशिक मासूकों का निर्लज प्रलाप नहीं है या हिंदू गृहिणी की विरहवाड़ी है, इसका सात्विक मर्यादापूर्ण माधुर मनोहर है। नागमती की विरह दशा के बारे में उपयुक्त विचार शुक्ल का है। प्रेमगाथा की परंपरा में शुक्ल ने पद्मावत को सबसे प्रौढ़ और सरस माना है।
शिवपालगंज गांव का चित्रण किस उपन्यास में है? राग दरबारी, जुलूस, आंधा गांव, बलशनामा। ये है राग दरबारी में। शिवपालगंज गांव का चित्रण जो है श्रीलाल शुक्ल के प्रसिद्ध उपन्यास राग दरबारी में है। राग दरबारी 1968 में प्रकाशित श्रीलाल शुक्ल का व्यंग प्रधान उपन्यास है। वैद, रूपन बाबू, तो कौन कौन इसमें? वैद है, रूपन बाबू, बद्री अग्रवाल, रंगनाथ आदि इस उपन्यास के प्रमुख पात्र हैं। राग दरबारी के संदर्भ में वो गोपाल राय लिखते हैं कि राग दरबारी उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल के एक कस्बा नुमा गाँव शिवपालगंज की कहानी है। उस गाँव की जिंदगी का दस्तावेज है। जुलूस 1966 में फणीश्वरनाथ रेणु का उपन्यास, जिसमें गोडियार पूर्वी बंगाल गांव से विस्थापित एक युवती, उसको केंद्र में रखकर लिखा गया है। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के बारे में शुक्ल जी के कहना कि निराला जी में बहुवस्तु स्पर्शनीय प्रतिभा है। प्रसाद और पंत की तरह निराला में लाक्षणिक व लक्षणों की प्रवृत्ति है। निराला जी को सामाजिक बंधन पसंद थे। निराला जी पर बंग भाषा की काव्य शैली का प्रभाव है। तो यहाँ पे देखिए जो निराला जी हैं, शुक्ल ने निम्नलिखित स्थापनाएं की हैं। निराला में बहुवस्तु स्पर्शनीय प्रतिभा है। निराला पर बंग भाषा की काव्य शैली का प्रभाव है। रामचंद्र शुक्ल के अनुसार निराला में लाक्षणिक विलक्षण प्रति उतनी नहीं पाई जाती जितना प्रसाद और पंत में। साथ ही उनका कहना है जिस प्रकार निराला को छंद के बंधन की अरुचिकर और उसी प्रकार सामाजिक बंधन भी है। निम्नलिखित में से क्या क्या अलंकारों के अंतर्गत दीपक, उल्लेख, रोमांच, वैदर्भी कौन कौन से आते हैं? तो यहाँ दीपक और उल्लेख अलंकारों के तहत आते हैं। दीपक जहाँ उपमेय और उपमान दोनों का एक ही जैसा बोला जाए वहाँ दीपक होगा। संगते जति, कुमंते राजा, मनते ज्ञान, पंते लाजा। उल्लेख जब किसी वस्तु का अनेक प्रकार से उल्लेख किया जाए उल्लेख अलंकार होता है। जाके रही भावना जैसे रोमांस, सात्विक भाव के 8 प्रकार। आचार वामन ने रीति के 3 भेद किए हैं। वामन ने वैदर्भी, गौड़ी, पांचाली हो गया। नीचे 2 कथन दिए गए। एक कथन जो है असर्शन है, दूसरा रीजन है उसी के पीछे। उपन्यास जो है आप लोगों को उपन्यास मनवेतर चित्रण का निषिद्ध है क्योंकि वह मानव उपन्यास मानवेतर चित्रण का निषेध करता है क्योंकि वह मानव चरित्र चित्रण पर विशेष बल देता है। नीचे दिए गए विकल्पों में सही उत्तर का चयन करना है। तो यहाँ पे देखिए अभिकथन ए उपन्यास मानवेतर चित्रण का निषेध करता है और कारण क्योंकि वह मानव चरित्र चित्रण पर विशेष बल देता है। उपरोक्त अभिकथन में अभिकथन ए असत्य है लेकिन कारण आर सत्य क्योंकि उपन्यास मानव चरित्र चित्रण पर विशेष बल देता है। साथ ही उपन्यास मानवेतर चित्रण का निषेध नहीं करता है। कामता प्रसाद गुरु के अनुसार निम्नलिखित का हिंदी भाषा की उत्पत्ति के अनुसार सही क्रम है। सौर सेनी, पश्चिमी हिंदी, नागर अपभ्रंश, वर्तमान हिंदी। तो यहाँ पे देखिए कामता प्रसाद गुरु के अकॉर्डिंग हमें बताना है। तो कामता प्रसाद गुरु के अनुसार हिंदी भाषा की उत्पत्ति का सही अनुक्रम निम्नलिखित है। सौर सेनी, नागर अपभ्रंश, पश्चिमी हिंदी, वर्तमान हिंदी। कामता प्रसाद गुरु के अनुसार हिंदी भाषा की उत्पत्ति का अनुक्रम प्राचीन संस्कृति, फिर लौकिक संस्कृति, पहली प्राकृत, दूसरी प्राकृत या पाली, सौर सेनी, अर्धमागधी, मागधी, नागर अपभ्रंश, अर्धमागधी अपभ्रंश, पश्चिमी हिंदी, पूर्वी हिंदी, वर्तमान हिंदी। निम्नलिखित में से किसका संबंध मनोविश्लेषणवाद से नहीं है? तो निम्नलिखित में से किसका संबंध जो है वो मनोविश्लेषणवाद से नहीं है इनमें? तो वो है पाठ संरचना। कामवृत्ति अहम मनोविश्लेषणवाद पद्धति जो है ये सभी तो है लेकिन पाठ संरचना का जो संबंध है वो मनोविश्लेषणवाद से नहीं है। मनोविश्लेषणवाद के प्रमुख प्रवर्तक कौन है? सिगमंड फ्रॉयड हैं। सिगमंड फ्रॉयड मानव मन का गहन अध्ययन करने के बाद जिस सिद्धांत का निरूपण किया उसे ही मनोविश्लेषणवाद कहते हैं। फ्रॉयड ने मन पर शासन करने वाली 3 शक्तियाँ बताई है। मन पे इदम, अहम और परम जो है शासन करते हैं। इनमें से इदम का संबंध काम प्रवृत्ति से जिसे फ्रॉयड ने लिबिडो कहा है। अहम इदम का वह अंश है जिसका विकास बाहरी पर्यावरण में होता है। तीसरी कसम कहानी में चित्रित है फारबिसगंज, चेथरिया पीर, औराही हिंगना, सिरपुर बाजार। नीचे दिए विकल्पों में सही उत्तर का चयन करना है। यहाँ पे देखिए जो
फारबिसगंज तथा सिरपुर बाजार तीसरी कसम कहानी में चित्रित है। तीसरी कसम उर्फ मारे गए गुलफाम के लेखक फणीश्वरनाथ रेणु है। हीरामन नामक गाड़ीवन तथा नौटंकी कंपनी में काम करने वाला हीराबाई इस कहानी के प्रमुख पात्र हैं। तुम्हारा पाथेर दाबी पढ़ लिया। तुम्हारा पथेर दाबी पढ़ लिया पुस्तक उत्तेजक है, अर्थात अंग्रेजी शासन के विरुद्ध पाठकों के मन को आप्रसन्न करती है। आवारा मसीहा में यह किसका कथन है? तो ये रविन्द्रनाथ टैगोर का। तुम्हारा पथेर दाबी पढ़ लिया पुस्तक उत्तेजक है, अर्थात अंग्रेजी शासन के विरुद्ध पाठकों के मन को आप्रसन्न करती है। आवारा मसीहा में एक कथन रविन्द्रनाथ टैगोर का है। आवारा मसीहा विष्णु प्रभाकर द्वारा रचित प्रसिद्ध बांग्ला लेखक शरत चंद्र चट्टोपाध्याय की जीवनी है। इस जीवनी को लिखने में लेखक को 14 वर्ष का लंबा समय लगा। निम्नलिखित अवतरण को ध्यानपूर्वक पढ़िए और प्रश्न का उत्तर दिए गए विकल्पों में से चुनना है। पशुत्व से मनुष्यत्व में जिस प्रकार अधिक ज्ञान प्रसार की विशेषता, उसी प्रकार अधिक भाव प्रसार की भी। पशुओं की प्रेम की पहुंच प्रायः अपने जोड़े बच्चों या खिलाने पिलाने वालों तक ही होती है। इसी प्रकार उनका क्रोध भी अपने सताने वालों तक ही हो जाता है। और सावर्ग या पशुमात को सताने वालों तक नहीं पहुंचता, पर मनुष्य में ज्ञान प्रसार के साथ भाव प्रसार भी क्रमशः बढ़ता गया है। अपने परिजनों, अपने संबंधियों, अपने पड़ोसियों, अपने देशवासियों, क्या मनुष्य मात्र और प्राणी मात्र तक प्रेम करने भर को जगह उसके हृदय में बन गई है। मनुष्य की त्योरी मनुष्य को ही सताने वाले पर नहीं चढ़ती, गाय बैल और कुत्ते बिल्ली को सताने वाले पर भी चढ़ती है। मनुष्य पशु की वेदना देखकर भी उनके नेत्र सजल होते हैं। बंदर को शायद बंदरिया के मुंह में ही सौंदर्य दिखाई पड़ता होगा, पर मनुष्य पशु पक्षी फूल पत्ते और रेत पत्थर में भी सौंदर्य पाकर मुग्ध होता है। इस हृदय प्रसार का स्मारक स्तंभ काव्य है, जिसकी उत्तेजना से हमारे जीवन में एक नया जीवन आ जाता है। उपयुक्त अवतरण के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो इस तरीके से लास्ट के जो 10 क्वेश्चन दिए जाते हैं उसमें जो भी अवतरण दिया होता है और उसके अवतरण से ही आपको उन्हीं में से देखना है कि ये जो है इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है। पशुओं का क्रोध सीधे सीधे अपने सताने वालों के प्रति होता है। पशु मात्र की परेशानी से दुखी होते हैं। पशुओं का प्रेम अपने बच्चों और मालिकों के प्रति होता है। पशुओं का प्रेम मनुष्य के प्रेम से सीमित होता है। तो यहाँ पे देखिए पशु मात्र की परेशानी से दुखी होते हैं। अवतरण के संदर्भ में उपयुक्त कथन सही नहीं है। उपर्युक्त अवतरण के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? मनुष्य के क्रोध और करुणा मनुष्य से अधिक व्यापक नहीं है। मनुष्य के क्रोध और करुणा मनुष्य तक सीमित है। मनुष्य के क्रोध और करुणा प्राणी मात्र तक जो है मनुष्य के क्रोध सिर्फ मनुष्य को परेशान करने पर होता है। तो जो मनुष्य है मनुष्य के क्रोध और करुणा प्राणी मात्र तक व्यापक है। अवतरण के संदर्भ में उपयुक्त कथन सही है। उपयुक्त अवतरण के आधार पर कौन सा कथन सही है? काव्य भाव उत्तेजना के माध्यम से जीवन का कायाकल्प करता है। काव्यगत भाव उत्तेजना से जीवन में किसी प्रकार का बदलाव नहीं होता है। और काव्यगत भाव उत्तेजना जो होती है उससे बुद्धि व्यापार बहुत व्यापक होता है। काव्यगत भाव उत्तेजना आदमी को अच्छा बनने से रोकता है। तो यहाँ पे जो काव्य भाव उत्तेजना है उसके माध्यम से जीवन का कायाकल्प करता है। अवतरण के आधार पर उपयुक्त कथन सही है। उपयुक्त अवतरण के आधार पर निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? मनुष्य की सौंदर्य अनुभूति सभी प्राणियों से व्यापक है। मनुष्य की सौंदर्य अनुभूति पशु जाति से बढ़ी चढ़ी है। मनुष्य जड़ चेत सबके सौंदर्य पर रीझने वाला श्रेष्ठ प्राणी है। मनुष्य की सौंदर्य अनुभूति प्राणीतर है। तो यहाँ पे देखिए जो मनुष्य की सौंदर्य अनुभूति है वो प्राणीतर है। अवतरण के आधार पर उपयुक्त कथन सही नहीं है। उपयुक्त अवतरण के आधार पर इनमें से कौन सा कथन सही है? मनुष्य अपनी शारीरिक शक्ति में पशु से बढ़कर है। मनुष्य अपने ज्ञान प्रसार से पशु से घटकर है। मनुष्य का भाव प्रसार पशु जाति से सीमित है। मनुष्य का प्रेम और द्वेष पशुओं से ज़्यादा व्यापक है। तो मनुष्य का जो प्रेम है और द्वेष वो पशु से ज़्यादा व्यापक है। ये चीज़ जो है कथन सही है। अब वापस से देखिए आपको एक और भी दिया गया है यहाँ पे गद्यांश। हमारी परंपरा महिमामयी, उत्तराधिकार विपुल और संस्कार उज्ज्वल है। हमारे अनजान में भी ये बातें हमें एक खास दिशा में सोचने की प्रेरणा देती हैं। ये जरूर है कि परिस्थितियाँ बदल गई हैं, उपकरण नए हो गए हैं और उलझनों की मात्रा भी बहुत बढ़ गई है, पर मूल समस्या बहुत ज़्यादा नहीं है। भारतीय चित्त जो आज भी अनिधीनता के रूप में न सोचकर स्वाधीनता के रूप में सोचता है, वह हमारे दीर्घकालीन संस्कारों का ही फल है। वह स्व के बंधन को आसानी से नहीं छोड़ सकता। अपने आप पर अपने आप के द्वारा लगाया हुआ बंधन हमारी संस्कृति की बड़ी भारी विशेषता है। मैं ऐसा तो नहीं मानता कि जो कुछ हमारा पुराना है, जो कुछ विशेष है, उससे हम चिपटे ही रहें। पुराने का मोह सबको वांछनीय नहीं होता। मरे बच्चे के गोद में दबाए रहने का बंदरिया मनुष्य का आदर्श नहीं बन सकती। परंतु मैं ऐसा भी सोच सकता हूँ कि हम अनुसंधानिता के नशे में चूर होकर अपना सब कुछ खो सकते हैं। उपयुक्त अवतरण के आधार पर निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है?
तो यहाँ पर देखिए मूल समस्याएं बहुत बदल गई हैं, परिस्थितियाँ बदल गई है, उपकरण नए हो गए, उलझनों की मात्रा बढ़ गई है। तो इसमें जो है मूल समस्याएं बहुत बदल गई हैं, ये कथन जो है सही होगा। उपर्युक्त अवतरण के आधार पर निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? दूसरों के अधीन न रहना, किसी को अपने अधीन न रखना, अपने को अपने अनुशासन में रखना, अपने को अपने अनुशासन से मुक्त मानना। तो अपने को अपने अनुशासन में रखना। उपर्युक्त अवतरण के आधार पर निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? हमें अपनी परंपरा का सब कुछ स्वीकार करना चाहिए, हमें अपनी परंपरा की सड़ी गली चीज़ों को सीने से चिपकाए रखना चाहिए। नए अनुसंधान के जोश में हमें अपनी परंपरा को हर तरह नकार देना चाहिए। नए अनुसंधान के बावजूद हमें अपनी परंपरा की बातों को बचा कर रखना चाहिए। तो नए अनुसंधान के बावजूद हमें अपनी परंपरा से अच्छी बातों को बचा कर रखना चाहिए। उपर्युक्त अवतरण के आधार पर कौन सा कथन सर्वाधिक उपयुक्त है? पुराने का मोह हमेशा अपेक्षित है, पुराने को विवेकपूर्वक ग्रहण करना चाहिए, पुराने का पूरी तरह निषेध वांछनीय है, पुराने से चिपटे रहना श्रेयस्कर है। तो पुराने को विवेकपूर्वक ग्रहण करना चाहिए। अवतरण के आधार उपयुक्त कथन सर्वाधिक उपयुक्त है। उपर्युक्त अवतरण के आधार पर निम्नलिखित में से कौन सा कथन अनुपयुक्त है? हम अनाधीनता के रूप में सोचने के अभ्यस्त हैं, हमारी परंपरा महिमामयी है, हमारा उत्तराधिकार बहुत समृद्ध है, हमारा संस्कार अत्यंत उत्कृष्ट है। तो हम अनाधीनता के रूप में सोचने के अभ्यस्त हैं। अवतरण के आधार उपयुक्त कथन अनुपयुक्त है। तो इस तरीके से हमारा जो है तीसरा प्रैक्टिस सेट यहाँ पे ख़त्म होता है। बाकी हम और भी प्रैक्टिस सेट के साथ आएंगे और इस तरीके से जितने भी मैक्सिमम प्रैक्टिस सेट हैं यूजीसी नेट के वो आपको करवाया जाएगा यहाँ पे चैनल पे। तो क्रमशः प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।